हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। यानी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा वो क्या था, 8 लेकर 18th सेंचुरी के बीच में था। ये जो चैप्टर है ये 18th सेंचुरी के बाद वाला है, यानी कि जो 18th सेंचुरी के बाद जो हुआ है, जो नए नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन आए, जो नए नए राजा आए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आखिरी चैप्टर है, अंदाज पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है The decay of Mughal Empire started during the last 25 year of Aurangzeb region। कह रहा ये जो साल है, यानी कि जब ये 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, कह रहा लगभग औरंगजेब के 25 साल बाद, यानी कि जब उसका शासनकाल चल रहा था उससे 25 साल बाद ये स्टार्ट हुआ। क्या 18th सेंचुरी, ठीक है। देयर वर वेरियस सीरियस रिवोल्ट ऑफ जट्स। कह रहा जब यह औरंगजेब था तो काफ़ी झगड़ा, मतलब लड़ाई हुई थी लोगों के बीच में। जैसे जट्स थे, जट होते हैं ना, पंजाब में होते हैं जट लोग, उनके बीच में, ठीक है, सतनामीज़ के बीच में, सिख के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। द राइज ऑफ मराठास, यानी जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े राजा हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, ये लोग वहाँ पर इन लोग से लड़ रहे थे। इन द डेक्कन सुक द फेरी फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि इस लोगों से, यानी कि औरंगजेब से ये सारे लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और पूरे इंडिया को क्या करना चाह रहा था, हथियाना चाह रहा था, जिसके वजह से जाट लोग, सिख लोग, सतनामीज़ लोग और मराठा लोग इनके खिलाफ लड़ रहे थे। कह रहा है दस दोस्त औरंगजेब वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर। सबको पता है कि औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था अपने मतलब कि अपने राज्य में। जैसे कह रहा था कि औरंगजेब जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि उसको दया वया करना नहीं आता था, ठीक है। बस वो लड़ाई करके अपने टेरिटरी को फैलाना चाहता था, यानी कि अपनी जगह को फैलाना चाहता था। एंड सिक्योर एम्पायर एज ही इंडेडेड, और जो विरासत में उसको मिला है वो तो रखेगा ही, ठीक है, लेकिन उनके अलावा क्या करना चाहता था, पूरे भारत में वो कब्जा करना चाहता था। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, द लेटर मुगल, यानी कि जो अकबर वगैरह थे, इनके बाद क्या हुआ वही देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि जो ये लोग थे, कौन लोग, मुगल वगैरह लोग थे, इनमें सक्सेशन का लॉ नहीं चलता था। सक्सेशन यानी कि जैसे क्या होता है कि जो पहले के राजा थे, जब वो उनका मतलब टाइम हो जाता था, यानी कि वो गद्दी से अपना इस्तीफा दे देते तो उनका लड़का उस गद्दी पे बैठता था। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी कि अगर राजा क्या हुआ, बीमार हो गया या मर गया, तो उसका राजा उसका जो राजा का लड़का होगा वो क्या करेगा, राज करेगा। लेकिन इसके पीरियड में ऐसा नहीं था, यानी कि मुग़ल के पीरियड में ये नहीं था, लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। इसीलिए कह रहा जब भी कोई एक राजा यहाँ पर क्या होता था, मरता था, तो उनके भाइयों के बीच में या उनके लड़कों के बीच में एक युद्ध छिड़ जाता था कि हम थ्रोन पे, यानी गद्दी पे क्या हम बैठेंगे। तो वही कह रहा है कि सो एवरी टाइम किंग डाइड देयर वाज अ वॉर, हमेशा एक युद्ध छिड़ जाता था कि कौन थ्रोन, यानी कि गद्दी पे जो संभालेगा पूरे इंडिया को, कौन संभालेगा। तो इसीलिए जो कई सारे जो राजकुमार रहते थे, जिससे पहले के जो राजा थे, उनके पास कई सारे पत्नियाँ रहती थी, ठीक है। एक पत्नी से शादी करते नहीं थे वो लोग, 3 4 8 10 रहती थी पत्नियाँ। तो उन लोगों के लड़के जो थे आपस में क्या लड़ते रहते थे, ताकि हम क्या कर सकें, सक्सेशन कर सकें, यानी कि उस गद्दी पे बैठ सके। तो ऐसे ही औरंगजेब जब मरा, यानी कि औरंगजेब जब इसका डेथ हुआ, इसके लड़के, जो सबसे बड़ा लड़का था और छोटा लड़का था, बड़ा का नाम था क्या, बहादुर शाह जफ़र। क्या नाम था, बहादुर शाह जफ़र। वो क्या किया, कैम आउट विक्टोरियस टू सक्सीड इन द मुगल थ्रोन। वो अपने छोटे भाई को हरा के क्या किया, उस गद्दी को हथिया लिया। वही कह रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद उसने क्या किया, अपने बेटे को, यानी कि अपने बड़े बेटे को क्या किया, लड़के उस गद्दी को हथिया लिया। किसने, बहादुर शाह ने। लेकिन जो बहादुर शाह जफ़र था वो हथिया तो लिया था गद्दी को, लेकिन क्या कर पाया, राज नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि जो ये लोग थे, कौन लोग, मराठा और सिख लोग थे, वो इसको काफ़ी आसानी से हरा देते। और वो कब मारा गया था, 1712 में। कौन, औरंगजेब का लड़का जो हथिया के गद्दी हथियाया था अपना, इसका औरंगजेब का, उसको किसने हरा दिया, मराठा वालों ने, यानी कि शिवाजी और सिख वगैरह मिल के उनको हरा दिया। किसको, बहादुर शाह जफ़र को। वो मारा गया था 1712 में, ठीक है। फिर सक्सीड हुआ उसका सन जहांदार शाह, यानी कि जब मारा गया बहादुर शाह जफ़र, तो उसका भी एक लड़का हुआ जिसका नाम था शाहदार। फिर उसने उस राज्य को संभाला। कह रहा ड्यूरिंग हिज रीजन, यानी कि उसके काल में, किसी काल में, उस लड़के के क्या नाम है, जहांदार शाह। दो भाई थे जिसका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला, ठीक है। इनको सईद ब्रदर्स कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों मिलकर काफ़ी, मतलब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भाईचारा था। ये आपस में मतभेद नहीं रखते थे, गुस्सा नहीं रखते थे। इसी वजह से क्या होता, दोनों मिलके उस किंगडम पे राज करते थे, ठीक है। मैं तो तबीयत ख़राब है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ ख़राब आ रहा होगा, तो देख लीजिएगा।
तो ये जो जो दोनों भाई थे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये राजा नहीं बनते थे, ये राजा को बनाते थे। जैसे कहा है या ये लोग क्या थे, किंग मेकर थे, यानी राजा को कंट्रोल करते थे। सोचो तुमको किंग बना के राज करना है कि किंग बनाने वाले को राज करना है। जैसे होता था ना पहले एक पीरियड में कि ब्राह्मण क्या करते थे, राजा को बोलते थे कि आप ऐसा करिए, तो राजा वैसा करते थे। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास था, करने के लिए किंग के पास था, लेकिन देखा जाए तो ब्राह्मण के पास ज़्यादा पावर था। वैसे यहाँ भी लोग थे, ठीक है। तो ये लोग किंग मेकर थे, जो राजा करते थे राजा वही करता था। तो एक तरह से राजा क्या था, उनका नौकर था, बस राम का राजा था। तो दोनों भाई इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। कौन, हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो याद रखिएगा कि उसके रीजन में, किसके रीजन में, औरंगजेब के जब लड़का हुआ, मतलब लड़का का लड़का हुआ जहांगीर शाहजहाँ, तो उसके दो भाई थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो क्या थे, किंग मेकर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों भाइयों ने एक राजा को बनाया था, उसका नेफ्यू था, नेफ्यू मतलब उसका रिलेशन में था, ठीक है, जिसका नाम था फारूक सियार। तो इस फारूक सियार एक तरह से देखा जाए तो इनका नौकर था, किनका, इन दोनों भाइयों का। तो फारूक सियार, दोनों भाइयों ने मिलकर फारूक सियार को राजा बनाया था। फारूक सियार जब राजा बना था तो उसके टाइम पे एक सिख थे, काफ़ी बड़े, मतलब देखा जाए तो क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था बांदा बहादुर। इन दोनों लोगों ने इसको पकड़ लिया था, किनको, बांदा बहादुर जी को, ठीक है, और टॉर्चर किया था जब तक वो मर नहीं गया। तो यह बताया गया है कि फारूक सियार की काल में, यानी जब वो राज कर रहा था, तो बांदा बहादुर को पकड़ा गया और उनको टॉर्चर किया गया, यानी कि उनको सताया गया तब तक जब तक वो मर नहीं गया। फिर कह रहा है कि फारूक सियार यानी जो किंग मेकर था, जो बनाया गया था उन दोनों भाई के अलावा, वो लगभग 600 सालों तक 6 साल तक राज किया, 1713 से लेकर 1719 तक, यानी कि 6 साल तक उसने राज किया अपने उस इंडिया पे। जब उसको लगा, किसको लगा, सईद कहाँ हो गया, फारूक सियार को, जब उसको महसूस हुआ कि ये तो जो दोनों भाई हैं हमारे ऊपर एक तरह से राज करना है, हम बस करने के लिए राज, जब इसको पता चला ये बात, तो क्या किया उसने, उन दोनों भाई को मरवाना चाहा। लेकिन उन दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और समझदार थे, तो उन लोगों को पता चल गया, जिसकी वजह से इसको भी उन लोगों ने मार दिया। किसको, फारूक सियार को। फारूक सियार को मारने के बाद इन दोनों भाइयों ने क्या किया, एक नए राजा का, मतलब उस गद्दी पे एक नए राजा को बैठाए लोग, इसका नाम था मोहम्मद शाह, जिन्होंने रूल किया था 1748 तक, यानी कि 1719 से लेके 1748 तक इन्होंने राज किया था। तो जो फारूक सियार था, जैसे ही पता चला कि हम एक तरह से नौकर हैं इन दोनों भाइयों के, तो लोग क्या किए, राजा क्या किया, इन दोनों भाइयों को मरवाना चाहा, जिसकी वजह से ये दोनों भाई बच गए और फिर इसी को क्या किए, मरवा दिए और नए राजा का वहाँ पर गद्दी पे बैठा, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। जब इसको बैठाए लोग, किसको, मोहम्मद शाह को, तो ये मतलब इसको भी मतलब इस साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर पता चल गया कि हाँ ये भी लोग क्या कर रहा है, मेरे ऊपर राज कर रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। तो एक तरह से राजा ये भी था जो इन लोगों ने बैठाया था। तो ये मोहम्मद शाह काफ़ी ज़्यादा समझदार था, इन दोनों से ज़्यादा समझदार था। तो उसने क्या किया, कुछ सपोर्टर के लेके, यानी कुछ मतलब सेनापति को लेके या कुछ जो सैनिक थे उनको लेके इसको, इन दोनों भाइयों को क्या किया, मरवा दिया। कौन, मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह, जो दोनों भाई थे सईद बर्दाश्त, उन दोनों को किसने मरवाया था, मोहम्मद शाह ने, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये भी लोग क्या करेंगे, हमको भी मार देंगे अगर हमने इनका बात नहीं माना। तो मोहम्मद शाह ने इन दोनों भाइयों को क्या किया, मरवा दिया, ठीक है। वही करा कि कुछ सपोर्टर को लेके उन दोनों भाइयों को क्या किया, फिनिश करवा दिया, यानी कि मरवा दिया, ठीक है। कह रहा है ऐसे ही सेम कहानी कुछ अलग अलग जगहों पे भी हुई है। जो किंग मेकर थे, यानी किंग मेकर यानी कि राजा बनाने वाले थे, राजा को बनवा के उनसे काम करवाते थे। तो कौन कौन से थे, जैसे कि अली वर्दी खान थे, कहाँ थे ये, बंगाल में। बंगाल में यही अली वर्दी खान जो थे, जैसे किंग मेकर थे, जो राजाओं को बनाते थे और उनसे काम करवाते थे अपना, ठीक है। फिर जैसे सादात अली खान अवध में थे, निज़ामुल मुल्क इन हैदराबाद में थे। ये क्या किए, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए उन किंग मेकर को मार के, ठीक है। फिर कह रहा है द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह एक राजा था जो कि इन्वेजन किया था, यानी कि अटैक किया था, अ ग्रेट पर्शियन वॉरियर इन द 1739 एंड द कंटिन्यूस इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। यानी कि इन दोनों लोगों ने क्या किया था, 1748 से लेकर 1761 तक बार बार कोशिश करते थे कहाँ पे, अटैक करने के लिए भारत में, ताकि इसको हरा के, किसको हरा के, मोहम्मद शाह को हरा के वो लोग अपना कब्जा जमा सकें। ये सब होने के बाद में जो ये लोग थे, कौन लोग, जाट वगैरह या मराठा वगैरह या सिख वगैरह, ये लोग अपने पावर को बढ़ाते गए और धीरे धीरे करते 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 करते, यानी कि लगभग 100-150 सालों में इन्होंने क्या किया, उस मतलब पूरी तरह से इनको ख़त्म कर दिया। किनको, औरंगजेब वगैरह को, संतानों को, यानी कि मुगल एम्पायर को क्या किया, बाद में पूरी तरह से उखाड़ फेंका, किसने, मराठा और सिख वगैरह मिल के, ठीक है। तो लिखा है कि सून, यानी कि धीरे धीरे मराठा ने, सिख ने और जाट मिल के क्या किया, अपने पावर को बढ़ाया और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि इन राजाओं को भगा दिया, ठीक है। तो मराठा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया को फ्री करवाने में इन लोगों से। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन या राइज ऑफ रीजनल पावर, यानी कि रीजनल यानी कि लोकल
एरियो में नए नए पावर्स आ रहे थे, जैसे कि मराठा, ठीक है, जाट्स और सिख्स वगैरह। तो कह रहा है ये 3 तरह की इनको डिवाइड किया गया है, यानी कि जो 18वीं सेंचुरी में नए नए राज्य आए थे, जो नए नए पावर्स आ रहे थे या नए नए जो राजा आ रहे थे उभर के, वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। पहला क्या है, स्टेट लाइक अवध, यानी कि जो जैसे अवध था, अभी हमने देखा पूरा कहानी, तो अवध की तरह और भी जैसे राज्य थे, जैसे कि बंगाल था, हैदराबाद था, मैसूर था, जो कि तो क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, यानी कि आज़ाद हो गए थे, खुद पे डिपेंड थे, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे। लेकिन उनका कुछ कुछ क्या था, एक फॉर्मल एक संबंध था मुग़ल एम्परर से, यानी कि जो राजा थे मुग़ल के, उनसे वो क्या हो गए थे, फ्री तो हो गए थे, यानी कि आज़ादी पा ये थे, लेकिन कुछ संबंध उनसे था, ठीक है। तो ये पहले टाइप का है। दूसरा टाइप का था कि कुछ राज्य ऐसे थे जैसे कि राजपूत वाले थे, यानी कि कुछ राज्य थे राजपूत प्रिंसिपैलिटी के, यानी कि वो राजपूत थे जो कि क्या किए थे, अपने आप को इंडिपेंडेंस कर लिए थे, लेकिन वो किसके अंडर में थे, मुग़ल। जैसे कि वतन जागरी होता है, वतन जागरी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एरिया, ठीक है, इस पर ये राज कर रहा है औरंगजेब, और वहाँ पे मतलब उसने जीत लिया है, लेकिन क्या कर दिया उसने, फिर वापस कर दिया कि आप लीजिए वापस राज करिए। लेकिन देखा जाए तो ये किसका था, औरंगजेब का। जैसे मान लीजिए आप कोई चौराहा गया, ठीक है, आप चौराहा को क्या कर लिए, युद्ध के कारण उसको चौराहा को जीत लीजिए, जैसे चौराहा का जो राजा है आप उसको हरा दिए, हराने के बाद आपने कहा कि लो तुम फिर दोबारा राज करो, लेकिन ये एरिया हमारे अंडर में रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप वहाँ का राजा हैं, लेकिन राजा वो राज करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वहाँ पर राज करने के लिए, आप कहीं और जाने वाले हैं। तो इस तरीके से दूसरा हो गया। तीसरा आता है, जैसे कह रहा है कि कुछ कंट्री ऐसे थे, यानी कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि कंट्रोल किसे थे, जट के कंट्रोल में थे, सिख के कंट्रोल में थे, मराठास के कंट्रोल में थे, जो कि क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, यानी कि आज़ाद हो गए थे। लेकिन और ये हमेशा क्या करते थे, लड़ते रहते थे मुग़ल के खिलाफ। कौन कौन, मराठास, जाट और सिख, तीनों मिलके क्या करते थे, या तीनों अलग अलग मिलके क्या करते थे, इससे यानी कि मुग़ल से अलग अलग होकर लड़ते थे। ये भारत का नक्शा, यानी कि भारत का मैप, जहाँ पे लोग उस समय क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। भाई देखा जाए तो पहले पाकिस्तान और वगैरह बांग्लादेश वगैरह एक ही था, ठीक है। तो पूरा इंडिया था, जहाँ पे सेंटर में कौन थे, दिल्ली में, यानी कि सेंटर में कौन थे, मुग़ल थे, और मराठा यहाँ पे रहते थे। तो मराठा यहाँ पे और सिख वगैरह वहाँ थे, 3 लोग से लड़ते रहते थे, किससे, मुग़ल वालों से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ये लोग जो लोग थे, कौन लोग, मराठा वगैरह या सिख वगैरह या जट वगैरह, जब इनसे युद्ध करते थे, किनसे, मुग़ल वालों से। जब उस एरिया को, मान लो कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पर गए ये लोग युद्ध करने, उस एरिया को इन्होंने जीत लिया, किन्होंने, मराठा वालों ने। क्या करते थे, जो वहाँ के ज़मींदार रहते थे, जो पहले काम करते थे मुग़ल वालों के लिए, उस ज़मींदार को हटा के किसको रख देते थे, अपने ज़मींदार को रख देते थे। ज़मींदार कौन होते हैं, जो टैक्स वगैरह वसूल करते हैं, ठीक है, या किसानों से जो टैक्स वगैरह लेते हैं, राजा वगैरह पहले टैक्स लेते थे ना, तो वो जो जमींदार थे वो किसके थे, औरंगजेब वगैरह के थे, यानी कि मुग़ल एम्परर के थे। लेकिन जब एरिया को उन्होंने जीत लिया, इन्होंने मराठा वालों ने, तो अपने जमींदार को बैठा दिया, ताकि जो टैक्स वगैरह आए इनके अंडर में आए, ना कि मुग़ल वगैरह के आए। अब आते हैं बंगाल का कुछ केस देखते हैं। कह रहा है मुर्शीद कुली खान वॉज द गवर्नर ऑफ द बंगाल, जो बंगाल को उस समय गवर्नर थे, यानी कि कब, 1717 में या 1727 में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लीडर थे बंगाल के, इसका नाम तो क्या था, मुर्शीद कुली खान। याद रखिएगा, पूछता है 1 वर्ड में पूछ देगा कि, या MCQ में पूछ देगा कि 1717 से लेके 1727 तक जो बंगाल के राजा थे, ठीक है, या गवर्नर थे, कौन था, तो मुर्शीद कुली खान, ठीक है। कह रहा है फिर ही शिफ्टेड इज कैपिटल टू ढाका टू मुर्शिदाबाद एंड बिकम इंडिपेंडेंट टू दिल्ली। कह रहा है उनका जो कैपिटल है, यानी कि जो राजधानी है, वो किससे, ढाका से, पहले ढाका था, फिर किससे कहाँ पर चेंज कर दिए, मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद एक जगह है, यहाँ पर है कहीं, ठीक है, यहाँ पर देखो आप लिखा होगा, कहीं दिख रहा है, यह रहा मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया अपने राजधानी को, किन्होंने, मुर्शीद कुली खान ने। ये कहाँ के गवर्नर थे, बंगाल के। कब तक से कब तक, 1717 से 1727 तक। इन्होंने अपना कैपिटल यानी कि राजधानी शिफ्ट कर दिया ढाका से मुर्शिदाबाद में, और वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए दिल्ली से, यानी कि जो दिल्ली में राजा बैठा था, जो इनको कंट्रोल कर रहा था, उससे वो आज़ाद हो गए। फिर उन्होंने सक्सीड किया अपने आगे, जो मतलब वो राजा जब बूढ़े हो गए तो कौन आया राज करने, शुजा-उद-दौला, जो कि 1727 से लेकर 1739 तक राज किया। फिर 39 जब इसका डेथ हो गया, किसका, शुजा-उद-दौला का, फिर एक सक्सेसर आया जिसका नाम था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान अभी हमने देखा था कि वहाँ पे था। ये कब तक राज किया, 1739 से लेकर 1756 तक। तो इस तरीके से राजा क्या हो रहे थे, बदलते रह रहे थे,
या तो पर मरने के बाद या लड़ाई के दौरान, ठीक है। तो ये था कुछ टाइम। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है द प्रोविंस ऑफ बंगाल। इस पैराग्राफ में भी ये दिखाया तो यही कह रहा है, जैसे अभी हमने देखा है जो ये लोग थे, कौन लोग, सिख या मराठा या जट वगैरह थे, जो लोग थे जब एरिया को जीतते थे तो अपने ज़मींदार को बैठा देते थे ताकि जो टैक्स वगैरह है वो उसूल कर सकें, ठीक है। तो वैसे ये भी लोग करते थे। ये भी लोग कौन, यानी कि बंगाल के लोग राजा थे, जैसे कि मुर्शिद उक्काली खान थे या शुजा उद दौला थे या अली वर्दी खान थे। इन्होंने ये भी क्या करते थे, जब पुराना राजा वहाँ का क्या होता था, हट जाता था, तो अपने ज़मींदार को बैठा देते थे और ज़मींदार से कहते थे कि जितना भी टैक्स है, जितना भी लैंड रेवेन्यू है, यानी कि एक तरह से टैक्स ही होता है, वो सर क्या करे, इनके अंडर में आए। तो ये ज़मींदार क्या होते थे, लॉयल होते थे अपने नवाब के लिए, यानी अपने राजा के लिए लॉयल होते थे। जितना टैक्स मिलता था उतना टैक्स उनको राजा को दे देते थे। तो ये लोग जमींदार थे। तो दोनों पैराग्राफ एक ही बात कर रहा है, बस ये अलग किसके लिए कह रहा है, ये मराठा के लिए कह रहा है और ये इन लोगों के लिए कह रहा है, यानी कि बंगाल के लोगों के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो जो अली वर्दान खान थे, इनको क्या करते थे, मराठा वालों से अच्छा इनका संबंध था, ठीक है। ये जितने भी राजा थे क्या करते थे, इन राजाओं के, यानी कि जितने भी मुस्लिम राजा हैं, इनसे आज़ादी लड़ने के लिए, यानी कि आज़ादी पाने के लिए लोग क्या करते थे, लड़ते रहते थे। कह रहा बाद में जब नवाब वगैरह मतलब क्या हो गए, बूढ़े हो गए, कौन नवाब, यही अली वर्दन खान या मराठा वगैरह जब बूढ़े हो गए थे, तब कंपनी आई थी, कौन सी कंपनी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी आई थी कि इंडिया में राज करने के लिए, जिनको कहा गया क्या, अंग्रेज, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया, वही कह रहा आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, यानी कि बंगाल के जो लास्ट राजा थे अली वर्दीन खान, इनके मरने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि देखा है तो अंग्रेज आए थे भारत में राज करने के लिए। तो जैसे ही अली वर्दी खान का मौत हुआ, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, धावा बोल दिया, यानी कि बिहार को, बंगाल को और उड़ीसा को अपने अंडर में कब्जा कर लिया। कौन, ये अंग्रेज़ लोग, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोग कब आए थे, अली वर्दी खान के मरने के तुरंत बाद। और जैसे ही आए वो लोग क्या किए, बंगाल की पूरी टेरिटरी को, बिहार को और उड़ीसा को अपने अंडर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में क्या क्या हुआ। हैदराबाद में कह रहा है कि एक राजा थे जिसका नाम था, मतलब फाउंडेड किए गए थे निज़ामुल मुल्क। तो जैसे जो स्टेट हैदराबाद को किसने नाम दिया था, ठीक है। तो हैदराबाद का नाम पहले कुछ और था, वो मेंशन नहीं है यहाँ पर, बताया नहीं गया है, ठीक है। तो हैदराबाद का जो नाम था वो किसने दिया था, निज़ामुल मुल्क ने, ठीक है। वो गवर्नर थे वहाँ के डेक्कन के, और वो सबसे बड़ा लीडर था वहाँ का, कहाँ का, हैदराबाद का, कौन, निज़ामुल मुल्क, ये है, ठीक है। हैदराबाद का सबसे बड़ा लीडर था, जो कि राजा बना था किसके अंडर में, सईद ब्रदर्स के। सईद ब्रदर्स कौन थे, अभी हमने बताया ना, हुसैन अली और एक और उसका भाई था, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते थे, किंग मेकर से बनाते थे, यानी कि राजाओं को बनाते थे और उनसे काम करवाते थे। जो ये थे निज़ामुल मुल्क, इसी के अंडर में काम करते थे, यानी कि इन दोनों भाइयों के बीच में काम करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे ये, दूसरे आसपास के जो जगह था उसको ज़्यादा इन लोगों ने क्या किया था, जीत लिया था, जिसके वजह से हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, ठीक है। इनके वजह से, निज़ामुल मुल्क की वजह से, और दोनों भाई लोग क्या करते थे, राज करते थे। खैर फिर से इन्होंने काफ़ी टाइम तक राज किया निज़ामुल मुल्क ने, जिसकी वजह से इनका एक डायनेस्टी बन गई। डायनेस्टी यानी कि इनके लड़के, फिर उसके लड़के, फिर उसके लड़के, उन्होंने राज किया, जिसको कहा गया क्या, असाफ जाही डायनेस्टी, ठीक है। तो असाफ जाही डायनेस्टी इन्हीं के इनके लड़कों वगैरह ने राज किया था, जिसकी वजह से पूरे हैदराबाद को क्या कहा गया, असाफ जाही डायनेस्टी है। असाफ जाही डायनेस्टी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, किसके नाम पे, निज़ामुल मुल्क के नाम पे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक राज किया। फिर इनके लड़के ने, फिर उसके लड़के, फिर उसके लड़के ने क्या किया, राज किया, जिसको कहा गया क्या, असाफ जाही डायनेस्टी। पूछ सकता है कि असाफ जाही डायनेस्टी कहाँ पर है और किसके द्वारा राज किया गया था। तो कहाँ पर, असाफ जाही डायनेस्टी हैदराबाद में, और निज़ामुल मुल्क के द्वारा ये नाम उपाधि दी गई थी, असाफ जाही डायनेस्टी, ठीक है। जो कब तक राज की, 1948 तक, ठीक है। 1947 में हमको आज़ादी मिली थी और लगभग 1948 तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। इन लड़के देखो, पहले निज़ामुल मुल्क ने राज किया, फिर उनके लड़के ने राज किया, फिर उनके लड़के, फिर उसके लड़के, फिर उसके लड़के वहाँ पर राज करते रह गए, जिसकी वजह से एक डायनेस्टी बन गई जिसका आ गया असाफ जाही डायनेस्टी, ठीक है। और कब तक राज किया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया AD 1948 तक, ठीक है। अब आते हैं अवध के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो अवध में एक राजा थे जिसका नाम था क्या, सद्दत खान। सद्दत खान कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा थे, उन दोनों भाइयों को, यानी कि सईद ब्रदर्स को उठा के फेंकने के लिए, यानी कि उनको ख़त्म करने के लिए। तो ये लिखा है कि सद्दत खान वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हु हैड हेल्प द मुगल एम्परर इन ओवर थ्रोइंग द सईद ब्रदर्स, यानी कि सईद ब्रदर्स को
मारने के लिए या उनको हटाने के लिए वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा मदद किए थे, किसका? मुग़ल एम्परर का, ठीक है, ताकि साइज ब्रदर्स को ख़त्म किया जा सके। उसके रिवार्ड में, यानी कि जब ये भगा दिए गए इन दोनों भाइयों को, तो उसके रिवार्ड में क्या किया? मुग़ल एम्परर ने सदारत खान को अवध का गवर्नर बना दिया, यानी कि राजा बना दिया। बाद में जब ये बूढ़े हो गए, कौन? सदारत खान, तो इनके सन इन लॉ ने, यानी कि इनके जो बेटी थी उनके मतलब पति ने, जिसका नाम था सफदार जंग, ठीक है, वो राज करने लगे अवध पे, जो कि एक तरह से वजीर बन गए थे मुग़ल एम्परर का। तो मुग़ल एम्परर के अंडर में ये लोग काम करते थे, सदारत खान और सफ़र जंग, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये लोग कौन? सफ़र जंग खान कौन थे? इनके सदारत खान के सन इन लॉ थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जब ये भी बूढ़े हो गए, कौन? सफ़रदार जंग, जब ये भी बूढ़े हो गए तो इनका लड़का क्या नाम था? शुजा उद दौला, अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। ये क्या किए? इनका एक नया पीरियड चला, ठीक है, जिसको कहा गया नवाब ऑफ अवध। किसको? शुजा उद दौला को नवाब ऑफ अवध, हु हैज़ अस्यूम द टाइटल ऑफ नैब वजीर। इनका तरफ से क्या क्या बना दिया गया? नैब वजीर बना दिया गया, किसका? मुग़ल एम्परर का, ठीक है। तो अवध के 3 राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सदारत खान, जो कि फिर बाद में आया इनका सन इन लॉ सफदार जंग, ठीक है। फिर इसका लड़का आया जिसका नाम था शुजा उद दौला, ठीक है, जिसको नवाब कहा गया अवध का, ठीक है। तो इस तरीके से अवध में 3 राजा क्या किए? राज किए, ठीक है। तो हमने देखा किसका? हैदराबाद का, अवध का। अब देखेंगे किसका? सिख और पंजाब का, यानी कि जो पंजाब में राज कर रहे थे सिख लोग, उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे पंजाब में एक बहुत बड़े कह सकते हैं राजा थे, ठीक है, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, गुरु गोविंद सिंह। कर इनके मरने के बाद, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, एक नए राजा आए जिसका नाम था बांदा बहादुर। अभी हम लोग पीछे 5-10 मिनट में पहले देखा है, तो ठीक है। पंजाब यानी कि सिख के जो राजा थे, किसका नाम था? बांदा बहादुर। ये किसके बाद आए थे? गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद, ठीक है। इन्होंने इनके अंडर में, यानी किसके अंडर में? बहादुर के अंडर में जो सिख थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और ये लोग क्या करने लगे? थ्रेट करने लगे किसको? मुग़ल अथॉरिटी को, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य थे जो किसके अंडर में थे? मुग़ल एम्परर के थे। वहाँ पे इन लोग क्या करते? धावा बोलने लगे, यानी कि अटैक बोलने लगे, जिसकी वजह से ये उस राज्य को जीतने लगे। छोटे छोटे जिले को, छोटे छोटे जगहों पे ये लोग जीतने लगे। कौन? बांदा बहादुर शाह, क्योंकि इनकी जो आर्मी थी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और होशियार थे, जिसकी वजह से इनका काफ़ी आसानी से लाहौर से लेकर दिल्ली तक इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। लास्ट में ये 1716 में पकड़े गए थे। कौन? बांदा बहादुर शाह, ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया? फारूक सियार ने इनको टॉर्चर किया, यानी कि तड़पाया, और तड़पा के इनको मार डाला। किसको? बांदा बहादुर को, क्योंकि ये काफ़ी जगह वो हथियार लिए थे, जिसका किसका था? मुग़ल अथॉरिटी का था, यानी कि मुग़ल एम्पायर का था, ठीक है। तो जैसे ही इन लोग मतलब ये पकड़े गए, बांदा बहादुर किसके अलावा, किसके हाथों से? फारूक सियार कौन था? जो दोनों भाई थे उनका एक तरह से राजा था ये फारूक सियार, जो कि 1716 में उनको टॉर्चर करके, यानी कि तड़पा के मार डाला। कौन? फारूक सियार ने। कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इनके मरने के बाद, किनके मरने के बाद? बांदा बहादुर के मरने के बाद वहाँ के जो सिख वगैरह थे, जो मतलब बच गए थे, वो टूटे यानी कि बिखरे नहीं। उनका कोई राजा तो था नहीं, यानी कि उनका कोई लीडर नहीं था जो मतलब राजा बन सके। तो वो लोग क्या किए? एक दूसरे की मदद करने लगे। जैसे जब ये लोग आए थे अटैक करने, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत में आए थे, ऊपर की तरफ आने की पंजाब की तरफ आए थे, तो ये लोग क्या करते थे? उसके जो सैनिक आते थे उन लोगों से लड़ाई करते थे, और अपने गाँव के, यानी कि अपन एरिया को क्या करते थे? बचाते थे। तो कह रहा कि वही बहादुर शाह, यानी कि बांदा बहादुर शाह के मरने के बाद जितने भी सिख थे वो क्या किए? अपने गांव को, यानी कि अपने टेरिटरी को बचाने लगे, और एक दूसरे की वो लोग क्या करने लगे? एक तरह से हेल्प करने लगे। कह रहा बाद में ये लोग एक छोटा सा अपना ग्रुप बनाए। कौन लोग? सिख लोग, जिसका नाम क्या नाम पड़ा? मिल्स। क्या नाम पड़ा? मिल्स, MILS, मिल्स, ठीक है। इस एक मेंबर में 12 मेंबर रहते थे, यानी कि 12 लोग रहते थे एक ग्रुप में, ठीक है। यही कह रहा है कि ये ग्रुप बना जिसका नाम था क्या था? मिल्स, जिसमें 12 लोग रहते थे, ठीक है। यह 12 लोग क्या करते थे? एक टेरिटरी में रहते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे, एक छोटे से शहर में रहते थे, जो एक दूसरे की क्या करते थे? हेल्प करते थे, ठीक है। कह रहा बट दे कुड नॉट यूनाइट एज ए सिंगल पावर। कह रहा कि वो आपस में मिल के नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनके बीच में एक राजा नहीं था उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द एंड ऑफ द 18th century, when रंजीत सिंह ऑफ द सुकर चैया मिसिल ब्रॉड द होल एरिया विथ द वेट ऑफ सतलज अंडर दिस कंट्रोल।
कर अब बाद में कब 18वीं सेंचुरी के बाद एक नए राजा आए जिसका नाम था रंजीत सिंह। ये थे रंजीत सिंह। इनके आने के बाद क्या किया, जितने भी ग्रुप थे यानी जितने भी ये लोग ग्रुप थे कौन वाले, मिल्स वाले, इनको इकट्ठा किया किसने, रंजीत सिंह ने। और एक तरह से क्या बना डाला, अपना एक किंगडम बना डाला, यानी कि एक तरह से राज्य बना दिया जिसका नाम पड़ा सिख किंगडम। क्या नाम पड़ा, सिख किंगडम। वही यहाँ पे लिखा है, देखिए। करा ये क्या करिए, पूरे एरिया को एकजुट लाए और क्या किए, एक नया नाम दिया जिसका नाम था सिख किंगडम। कौन नाम दिए थे, राजा रंजीत सिंह, ठीक है। These were however Sikh principality of Patiala, Nabha and Kapurthala on the eastern side of सतलज, यानी कि जहाँ सतलज नदी बहती है उस पूरे पार्ट को इन्होंने क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। किन्होंने, रंजीत सिंह ने, जो कि सिखों का एक तरह से राजा बन गए। अब पढ़ते हैं जट के बारे में, ठीक है। जट अभी हमने देखा था ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जाट लोगों का जो इति था, क्या बोलते हैं, किंगडम किंग था, क्या नाम था, बर्डन सिंह नाम था। क्या था, बदन सिंह या बडन सिंह, जो भी आप मतलब पढ़ सकते हो, बस स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहे जो बडन सिंह थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जैट थे, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइज किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, यानी कि आज़ादी कर लिया, अपने आप को आज़ादी दिलवा दी। कह रहा बाद में उनके लड़के यानी कि सन इन लॉ ने, ठीक है, उनके लड़के नहीं, एक तरह से मतलब उनकी पत्नी, उनकी बेटी की हस्बैंड जो होते हैं उनको कहते हैं सन इन लॉ, ठीक है। इसका नाम था सूरजमल, ठीक है। तो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, कौन, सूरजमल। तो बडन सिंह क्या किए, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आज़ादी दिलवाया, इनकी इंडिपेंडेंट करवाया। और इंडिपेंडेंट करवाने के बाद जब वो बूढ़े हो गए तो एक नया राजा बना, ठीक है, जिसका नाम था सूरजमल। कौन था ये, सन इन लॉ था उनका। ये काफ़ी ज़्यादा अपने यानी कि टेरिटरी को फैलाया, जीत के। कहाँ से कहाँ तक फैलाया था, एक्सटेंडिंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, यानी कि आगरा से लेकर दिल्ली तक इस सारे एरिया को जीत लिया था, जिसमें हाथरस आता है, अलीगढ़ आता है, रेवाड़ी आता है, गुड़गांव आता है, ठीक है। इन एरिया में से भरतपुर को अपना राजधानी बनाया, कौन, सूरजमल ने, ठीक है। वही कह रहा है, लिखा है भारतपुर वॉज द कैपिटल ऑफ जट किंगडम, ठीक है। जट किंगडम जो था उसका जो राजधानी का था, क्या था, भरतपुर, ठीक है। और यहाँ पे दो राजा देखा गया था, बडन सिंह को और इनके सन इन लॉ कहते हैं सूरजमल, ठीक है। इस तरीके से जट हमने देखा। नहीं, देखते हैं राजपूत के बारे में। तो यह जो पैराग्राफ है किसका, राजपूत का, कहता है कि ये लोग आपस में क्या करते रहते थे, क्वेरल, यानी कि झगड़ा वार कर रहते थे, यानी कि जो राजपूत थे, ठीक है, आपस में क्या रहते, लड़ते रहते थे, पता नहीं किस वजह से। वही लिखा है कि द राजपूत सेल्डम ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ सिंगल पावर, वो सिंगल पावर में रहते थे और ये लगातार थोड़ा मतलब आपस में क्या रहते थे, झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। यानी कि आपस में झगड़ते इनका जो मेन राजा था वो क्या करता था, सेंट्रल पावर का एक सबसे बड़ा राजा बन गया था। यानी कि जो सेंट्रल पावर में कौन था, मुगल इंपरर थे ना, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा संबंध था, किसका, राजपूतों का। लेकिन जब औरंगजेब आया, यानी कि जब औरंगजेब मारा गया, ठीक है, तो इसका जो मतलब ये जो राजपूत थे ये गिरने लगे। यानी कि उसकी जैसे क्या होता था कि जो राजपूत थे क्या कहते हैं, जो औरंगजेब था उसके साथ काफ़ी अच्छा संबंध था, जिसकी वजह से पूरे भारत में ये लोग अच्छे से रहते थे, कौन, राजपूत। इनको कोई तंग नहीं करता था, क्यों, क्योंकि ये किसी दोस्त बना रहे थे मुगल इंपरर को। तो ये लिखा है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के मरने के बाद ये लोग क्या किए, उनकी मदद नहीं किए और अपने आप पे एक जगह से टिके रहे और अपने इंजॉय करते रहे और उसकी मदद नहीं किए, किसकी, औरंगजेब का, ठीक है। लेकिन जब अकबर थे, ठीक है, अकबर और राजपूत के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा संबंध था। वही लिखा है यहाँ पर कि राजपूत वर इंजॉइंग सिंस द डे ऑफ अकबर, यानी कि जब अकबर था, यानी जिंदा राज कर रहा था इस पे, भारत पे, तो राजपूत लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा उनको फल फूल मिलता था, जिससे कि उनका संबंध काफ़ी अच्छा था, ठीक है, एक दोस्त की तरह रहते थे। लेकिन जब औरंगजेब आया तो उनकी दोस्ती क्या हो गई, ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से इन लोग को क्या, जब औरंगजेब मर रहा था तो ये लोग क्या किए, उसको मदद नहीं किए। तो लिखा है यहाँ पर राजपूत वर लाइक फ्रेंड, यानी कि जो राजपूत और ये थे कौन, मुगल्स, वो दोस्त की तरह थे। लेकिन जब औरंगजेब का पीरियड चल रहा था तो ये लोग क्या किए, उसको छोड़ दिए, वैसे ही मरने दिए। द मुगल फेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब जैसे ही मरा मुगल इंपरर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और राजपूत क्या थे, अपने आप को बचाए रखे, सेव किए रहे खुद को। बाद में जब ये लोग राइज हुए, कौन लोग, मराठास वगैरह, जट वगैरह, तो अपने इन्फ्लुएंस को, यानी कि अपने जो उनका मजबूती थी राजपूत का द्वारा आ गई। राजपूत लोग कहाँ थे, बाहर के तो थे नहीं, इंडिया के ही थे। तो जब ये अकबर वगैरह थे तब ये लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जब औरंगजेब आया था तो उनकी ज़िंदगी थोड़ा दुखमय हो गई थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मारा गया और जब मराठा वगैरह शासन करने लगे पूरे भारत पे, तो फिर से क्या करने लगे, इंजॉय करने लगे अपने दिनों को, ठीक है। तो वही कह रहा है स्टैंड दे है
so far gained. The only notable exception was the ruler of Jaipur, Sawai Raja Jai Singh, who was a great patriot, learning and himself scientist and astronomer repute. यानी कि जो सवाई राजा था, ये राजा था, यही उन लोग का लीडर था, किसका? राजपूतों का। ठीक है। तो जब ये लोग मतलब देखा जाए तो जब औरंगजेब ख़त्म हो गया तो जब दोबारा ये लोग राज में आए यानी कि पावर में आए, कौन लोग? राजपूत लोग, जिसका राजा कौन था? सवाई राजा जय सिंह। यानी कि ये जब राजा था इसने काफ़ी अच्छा मतलब जगह बनवाया, जगह जैसे कि पिंक सिटी बनवाया जयपुर में। ठीक है। जयपुर जब आप लोग घूमने जाएंगे तो आप सिटी है पिंक सिटी, इसने ही बनवाया था। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। ठीक है। फिर जंतर मंतर बनवाया था। जंतर मंतर मैंने पिक्चर में दिखाया है उसका फिगर। तो क्या है? एक स्पेस का ऑब्जर्वेटरी, यानी कि स्पेस के बारे में पढ़ सकते हैं वहाँ पे। फिर दिल्ली में और जयपुर में, बनारस में कई सारी चीज़ें बनवाई, उज्जैन मथुरा में भी बनवाया। ठीक है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसने बिल्डिंगें बनवाई और अलग अलग इमारतें बनवाई। किसने? राजा जय सिंह ने। ठीक है। ये था राजपूतों का। अब आते हैं राइज ऑफ मैसूर। मैसूर में क्या हुआ? तो जो मैसूर का राजा था उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली देखा जाए तो कहता है कि एक सिंपल सा आर्मी ऑफिसर था। ठीक है। हैदर अली कोई राजा वगैरह नहीं था, वो एक आर्मी ऑफिसर था, बस सिंपल सा वही लिखा है कि पीटी ऑफिसर ऑफ मैसूर आर्मी, यानी कि जो मैसूर की आर्मी थी उसमें से हैदर अली भी था। लेकिन हैदर अली के पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस था। तो उसने क्या किया? 1760 AD में, यानी कि अनु डोमिनी 1760 में उन्होंने क्या किया? जो राजा उसमें रूल कर रहा था उसको मार दिया और अपने क्या किया? गद्दी पे बैठ गया। कौन? हैदर अली ने। और लगभग 1760 से लेकर 1782 तक, यानी कि लगभग 22 सालों तक उसने राज किया। किसने? हैदर अली ने। तो देखा जाए तो हैदर अली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, जिसने अपने राजा को ही मार दिया और पूरे मैसूर पे राज करने लगा। कह रहा कि वो धर्म से यानी कि कास्ट क्रीड को नहीं मानता था। ठीक है। वो ही वॉज मच अबव कास्ट एंड क्रीड डिस्टिंक्शन। कह रहा कि वो कास्ट से ऊपर था, यानी कि धर्म वगैरह को नहीं मानता था। और उसने लगभग कई सारे हिंदुओं को अपॉइंट किया था बड़े बड़े रैंक के लिए, यानी कि सेनापति वगैरह के लिए। ठीक है। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली का सिंपल सा यहाँ पर डेटा दिया गया है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था जिसने अपने राजा को मार दिया और उस गद्दी पे बैठ के राज करने लगा, जो कि लगभग 22 सालों तक राज किया, यानी कि 1760 से लेके 1782 तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि उसने कई सारे युद्ध लड़े, यानी कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से वो कई सारे बैटल्स को जीत गया। जैसे कि उसने लड़ा था अगेंस्ट द मराठा, यानी कि जो मराठा थे शिवाजी वगैरह, इनसे लड़ा था और जीत भी गया था। फिर निज़ाम जो थे हैदराबाद के, ठीक है, निज़ामुल मुल्क नहीं थे हैदराबाद के, उनसे लड़ा, उन्होंने भी जीत गया। फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, अंग्रेज़ों से भी क्या हुआ? जीत गया। देखा जाए तो हैदर अली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है। जो अंग्रेज़ों को भी हराया, मराठा को भी हराया और निज़ामुल को भी हराया, जो काफ़ी ज़्यादा तीनों पावरफुल थे। इन तीनों को उसने हरा के क्या किया? काफ़ी ज़्यादा एरिया अपने अंडर में कर लिया था। जो लड़ाई कब तक हुई थी? 1767 से लेकर 1769 तक, जिसको कहा गया एंग्लो मैसूर वार। इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ही डिफीटेड द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ों लोगों को उसने हराया था। ठीक है। और फिर क्या रहा है? ही शोड इज वर्थ इवन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, यानी कि जब दूसरा युद्ध हुआ, यानी कि दूसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780 से लेकर 1784 तक, वहाँ पर वो मारा गया था। ठीक है। ही डाइड इन 1782 वाइल द वार वाज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि जब एंग्लो वार 2 चल रहा था, यानी कि दूसरा युद्ध चल रहा था उसके भी और अंग्रेज़ों के बीच में, तो वहाँ पर क्या हुआ? मारा गया था। ठीक है। तो देखा जाए तो 22 साल इसने राज किया था, 1760 से लेकर 1782 तक। जब हैदर अली मारा गया तो उसका एक लड़का था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपके बारे में सुना होगा। ठीक है। आप लोग जानते होंगे टीपू सुल्तान को, नहीं जानते तो देख लीजिए। कह रहा टीपू सुल्तान भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है। उसने कब राज किया था? 1782 से लेकर 1990 तक, यानी कि 1782 से 1799 तक, यानी कि लगभग 8 और 9 17 साल तक इसने राज किया था। किसने? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा था। ठीक है। तो कह रहा ही सन टीपू सुल्तान राज किया था लगभग 17 साल तक, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और कई सारे इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, अपने अंडर में किया था। और वो किसानों को जो उसके अंडर में, यानी कि जो उसके राज में किसान थे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो उसका राज था टीपू सुल्तान का, जितने भी किसान थे उनको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करता था खेती करने के लिए कि आप खेती करिए, आप बिज़नेस करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जिसकी वजह से नए नए शहर बस रहे थे और नए नए टाउन्स बन रहे थे। इसके अंडर में टीपू सुल्तान के अंदर में। तो देखा जाए टीपू सुल्तान काफ़ी अच्छा और बेहतरीन राजा था अपने समय में। ठीक है। यहाँ पर लास्ट लिखा है उसके बारे में, कह रहा है कि वो काफ़ी बहादुर था। कौन? टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान काफ़ी मतलब हम मतलब जब पढ़ेंगे उसके डिटेल में जाएंगे, जब यूट्यूब से अलग वीडियो देखेंगे अबाउट टीपू सुल्तान तो 8-10 मिनट का वीडियो भी मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कैसे वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर था और काफ़ी ज़्यादा क्या था, वो पैट्रियट था, यानी कि अपने देश से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और किसानों को काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करता था वो। ठीक है, अपने अंडर में जितने भी किसान आते थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था और जितने भी आर्मी थी उसकी, जितने भी मतलब आर्मी थे वो अपने लोगों की तरह ट्रीट करता था, यानी कि अपने लोगों के जैसे उनके साथ व्यवहार करता था, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, लेकिन वो कब? अंग्रेज़ों के द्वारा जब उसके खिलाफ युद्ध चल रहा था उसी में वो मारा गया था। कौन? टीपू सुल्तान। तो ये हैदर अली और इसका लड़का कौन है? टीपू सुल्तान। तो देखा जाए तो दोनों क्या थे? पावरफुल थे और अपने राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए। ठीक है, कह रहा है टॉलरेंट रूलर ही गेव डोनेशन एंड गिफ्ट, यानी कि जो टीपू सुल्तान था वो डोनेशन भी देता था। डोनेशन यानी कि एक तरह से दान वगैरह देता था लोगों को, और हिंदू टेम्पल क्या करता था? बनवाता था। एंड गिफ्ट द हिंदू टेम्पल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ही वॉज अ फार साइटेड स्टेट्समैन, यानी कि वो दूर की निगाह रखता है, यानी कि फ्यूचर के लेकर वो चलता था, यानी कि वो हिंदू के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनवाया था। ठीक है, देखा जाए तो टीपू सुल्तान काफ़ी बढ़िया राजा था। देखा जाए तो हैदर अली से बढ़िया राजा कौन था? उसका लड़का यानी कि टीपू सुल्तान। फिर लिखा है टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का उसको टाइगर कहा जाता था। क्यों टाइगर कहा जाता था? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, ही इज़ रिप्यूटेड टू बी अ गुड पोएट, और एक अच्छा कवि भी था, वो कहानियाँ लिखता था। ही हैड अ फैसिनेशन फॉर लर्निंग इन एडिशन टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसको कई सारी भाषाएँ आती थी, मैथमेटिक्स वगैरह आती थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था और साइंस वगैरह भी बारे में जानता था। हिज पर्सनल लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 2,000 बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि जो उसका लाइब्रेरी था किसका? टीपू सुल्तान का, उसमें लगभग 2,000 किताबें थीं। ठीक है, जो कि ये पढ़ता भी था, तो एक तरह से क्या था? काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी नाम हुआ है इतिहास में। ठीक है, टीपू सुल्तान एक केस स्टडी है जो कि मराठा के बारे में है। तो आप लोग मतलब एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 5-10 मिनट का वीडियो होगा यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि केस स्टडी ऑफ मराठा, 10 मिनट का वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बस इतना ही था चैप्टर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।